हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है और मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, हम लोग यहाँ पर सेट 6 देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग सेक्शन ए देखेंगे जो जनरल स्टडीज़ का होता है। मैंने इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि 8 अप्रैल से आप लोगों का जीके जीएस का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पहले दिन आपका बीएससी और बीकॉम वाले का एग्जामिनेशन है। और आपको ये भी पता होगा कि 100 मार्क्स का मतलब 100 अंकों का आपका होता है जीके का परीक्षा और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ दोनों मिला के, इसीलिए उसको जीईएस बोला जाता है। मैं जितना भी आपको वीडियो में बता रहा हूँ, जितना वीडियो मैं अपलोड करूँगा, वो सारा अगर आपके देख के जाओगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। इसीलिए आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है। आइए हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर। सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में दिया हुआ रहता है कि आंसर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम बोथ द सेक्शंस, मतलब ए और बी दो सेक्शन आपका जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को मिला करके रहेगा, जिसमें से आपको 50-50 क्वेश्चन का जवाब देना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव एंड डार्कन द सर्कल प्रोवाइड इन द OMR सीट। आपको जो OMR सीट मिलेगा उसमें ए विकल्प, बी विकल्प, सी और डी मिलेगा। उसमें से किसी एक को आपको क्या करना है, रंगना है, जो सही उत्तर होगा। इसके लिए आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करोगे, ठीक है, जेल का यूज नहीं करना है। मोबाइल फ़ोन, पेजर, कैलकुलेटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पूरी तरह से ये क्या है, वर्जित है। ये आपका हर एक एग्जामिनेशन पेपर पे इंस्ट्रक्शन छपा हुआ रहता है। और कितने हद तक ये वाला पॉइंट मतलब पालन करवाया जाता है ये तो आप भी जानते हो, और यहाँ की यूनिवर्सिटी के जो पदाधिकारी हैं वो भी जानते हैं। खैर, आते हैं हम लोग सेक्शन 1 पर, ए पर। डिटेल में हम इसको देखेंगे, जो आपको यहाँ LNMU से लेकर के किसी भी एग्जामिनेशन में जितना मैं आपको यहाँ पे डिटेलिंग करूँगा, जितना मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा, हर एक एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ए से आपका 50 क्वेश्चन यहाँ से मैं करवाऊँगा। ये है हर्षवर्धन रोट। हर्षवर्धन ने क्या लिखा है, तो रत्नावली। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हर्षवर्धन ने क्या लिखा है, रत्नावली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद, तो इसका जो राजधानी था वो था आपका चंपा। किसका, अंग महाजनपद का राजधानी। टोटल कितने महाजनपद हैं, 16। सभी का राजधानी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अंग महाजनपद पूछा है तो अंग महाजनपद ही पूछे, दूसरा भी पूछ सकता है। तीसरा देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। अभी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र की, ये पहले का क्वेश्चन है। तो इसमें उस टाइम जो अभी के चीफ मिनिस्टर हैं उस टाइम में नहीं थे, इसलिए यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया। उस टाइम में थे आपके उद्धव ठाकरे, 2020 का ये बात है। तो 2020 में हम लोग उद्धव ठाकरे लगाते थे, लेकिन अभी आपको ऑप्शन में अगर मिले तो एकनाथ शिंदे आपको सही उत्तर होगा। इसी में अगर आपको पूछ दे कि राजस्थान की चीफ मिनिस्टर कौन है, पूछ सकता है। तो अभी अभी बीजेपी से नियुक्त हुए हैं वो, बीजेपी वहाँ में बहुमत में आके जीत दर्ज की है। भजन लाल शर्मा वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आपसे छत्तीसगढ़ का पूछे तो विशुनदेव साय, क्योंकि ये अभी फिलहाल में चुनाव हुआ था और उसका परिणाम आया था। 3 राज्य में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यहाँ पर आपका राजस्थान में बीजेपी बहुमत में आई थी दोबारा से, जो कि राजस्थान में इससे पहले अशोक गहलोत का गवर्नमेंट था, ठीक है। और आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश में मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जो कि इससे पहले कौन थे, शिवराज सिंह चौहान। और छत्तीसगढ़ में इससे पहले थे भूपेश बघेल, और अभी जो नियुक्त हुए हैं, अभी जो अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है, विशुनदेव साय। उसके बाद आपका एक ये भी पूछ सकता है, तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज किया और वहाँ पे बने हैं रेवंत रेड्डी। ये 4 स्टेट का आपको याद रखना है। रेवंत रेड्डी कहाँ पे, तेलंगाना में, ठीक है, क्लियर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। आपको पता होगा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1942 को, ठीक है। 6 अगस्त को ये शायद स्टार्ट हुआ है, 6 या 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अच्छा, 6, 7 या 8 को हुआ था, डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 1942 को हुआ था। अच्छा, आपसे इसी में पूछ दे कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, क्रिप्स मिशन, तो आप बोलोगे 1942, 1942 में ही। गांधीयन एरा का पूरा डेट याद कर लेना है। कैबिनेट मिशन अगर पूछ दे तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। और कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन कौन थे, उनके थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस। अगर कैबिनेट मिशन के बारे में पूछता है तो वहाँ पर ये सब पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन थे,
तो अलेक्जेंडर स्टेफर्ड क्रिप, AB अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस, और 1946 ईस्वी में आपका कैबिनेट मिशन इंडिया आया था। देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? देखिए, रियल इंडियन नेशनल आज़ाद हिंद फौज के जो रियल फाउंडर थे एक तरह से मोहन सिंह थे। ठीक है, याद रखना है आपको, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने सुभाष चंद्र बोस का ही नाम सुना होगा, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो मोहन सिंह फाउंडर थे, कैप्टन थे मोहन सिंह, और वो इंडियन सोल्जर थे जो फाइट कर रहे थे ब्रिटिश के बिहाफ पे। उनको जो है सो कहने का मतलब कैदी बना लिया गया था। ठीक है, प्रिजनर ऑफ वार, जो POW हम बोलते हैं जापानीज के द्वारा, POW प्रिजनर ऑफ वार। तो उनको कमांडर बना दिया गया इंडियन नेशनल आर्मी का, ब्रिटिश के बिहाफ पे वो फाइट कर रहे थे। तो सुभाष बोस ने क्या किया, इसका मैं थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन के हिसाब से अभी आपको सुभाष बोस दिख रहे हैं तो ऑप्शन तो ए ही होगा, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है कि अगर मान लो आपको सुभाष चंद्र बोस के अलावा मोहन सिंह नहीं दिखता है, अब जिन बच्चों को पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया है या संस्थापक थे, तो वो मोहन सिंह देखेंगे तो फिर उस पर तो वो टिक नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में मोहन सिंह दिखे तो मोहन सिंह को टिक करना है, क्योंकि वही थे एक तरह से रियल फाउंडर। तो सुभाष बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया 1943 में। आपको पता होगा सुभाष बोस त्रिपुरी सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, लेकिन उन्होंने बाद में रिजाइन कर दिया। उन्होंने पत्ताभी सीतारमैया को हरा दिया था, जिसको गांधी जी लेकर के आए थे, कहाँ से, साउथ से, और वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सेशन में जीत गए थे। फिलहाल वो 1938 में हरिपुरा सेशन में भी अध्यक्ष रहे, लेकिन त्रिपुरी सेशन में उन्होंने जीत दर्ज किया पत्ताभी सीतारमैया को हरा करके। तो सुभाष बोस ने 1943 में ज्वाइन किया, और उनका जो मोस्ट फेमस डिक्लेरेशन क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये फेमस डिक्लेरेशन था, फेमस। और जय हिंद का भी स्लोगन उन्हीं ने दिया, और उन्होंने कहा था यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इंडियन नेशनल INA प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अंडर द लीडर ऑफ सुभाष बोस। तो इंडियन नेशनल आर्मी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करा भारत की आज़ादी में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर पूछ दे आपको तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हो रहा था, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में। उस समय बंगाल प्रोविंस था। उनकी माता का नाम क्या था? प्रभावती दत्त बोस। पूछे तो बता देना। पिताजी का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस। आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि इनको चौथा रैंक मिला था इंडियन सिविल सर्विस में, जो कि उस टाइम इंडिया में नहीं होता था, ब्रिटेन में होता था उस टाइम में। और इन्होंने चौथे रैंक से रिज़ाइन दे दिया था, चौथे रैंक होने के बावजूद भी, क्योंकि नॉर्मली आज के डेट में अगर हम लोगों को एक छोटा सा भी सरकारी जॉब मिल जाए तो हम लोग उसको नहीं छोड़ते। और इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, कि चौथा रैंक आने के बाद भी इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्योंकि जो ब्रिटेन हम पे हुकूमत कर रहा है, हम उन्हीं के अंदर काम करेंगे, हम उन्हीं का मुलाजिम बन के रहेंगे। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि ये पॉसिबल नहीं है, देश लूट रहा है अंग्रेजों के हाथ में और मैं मौज करूं उन्हीं के साथ में, इसलिए उन्होंने चौथा रैंक लाने के बावजूद भी रिजाइन दे दिया। देखिए, उन्होंने कमाया था नेताजी का टाइटल। नेताजी का टाइटल उनको जर्मनी में मिला था इंडियन सोल्जर्स के द्वारा 1942 में बाय आज़ाद हिंद फौज। उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का भी इस्टेब्लिशमेंट किया 1939 में, याद रखना है। त्रिपुरी सेशन और हरिपुरा सेशन के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1939 में आपका त्रिपुरी सेशन हुआ था, हरिपुरा 1938 में। रानी झांसी रेजिमेंट भी सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था। थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन आपको आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी हेल्प कर सकता है, या आप अपने नॉलेज बूस्ट के लिए ये सब पॉइंट को ध्यान से जरूर सुनिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगला देखिए, आज़ाद हिंद रेडियो सर्विस 1942 में बना था। अगर आपको ऑप्शन में मोहन सिंह दिखे तो भी आज़ाद हिंद फौज के फाउंडर हैं, सुभाष बोस दिखे फिर भी, और अगर रास बिहारी बोस दिखे तो वो भी फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के थे। तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सुभाष बोस ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो मोहन सिंह, रास बिहारी बोस मिले तो रास बिहारी बोस, और नहीं तो अगर ऑप्शन में सुभाष बोस है देन द राइट ऑप्शन विल बी सुभाष बोस। डिटेलिंग मैंने कर दिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है अभी? तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, जगदीप धनकर अभी वाइस प्रेसिडेंट है। अगर पूछे तो टिक कर देना। और अभी अगर आपको पूछे कि लोकसभा के स्पीकर कौन है तो वो है ओम बिरला साहब। अगर आपको पूछे कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे तो वो थे GV मावलंकर। अगला देखते हैं, इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? तो इंडिया जो है मिक्स्ड है, सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म। ठीक है,
प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बंगाल को बिहार वाले में? तो सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1991 ईस्वी में भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? आपको पता होगा कीर्ति लता के रचनाकार हैं विद्यापति। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बस आपके LNMU के बगल में ही, दरभंगा में। PV सिंधु क्या है? ये एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, PV सिंधु। ठीक है, ऑप्शन विल बी डी। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? ये होता है 28 फरवरी को। ठीक है, और 30 फरवरी को शायद, हाँ 1930 में आपको मिला था CB रमन को नोबेल पुरस्कार। नेशनल साइंस डे उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम किस में मेजर करते हैं? तो इसको करते हैं हम लोग डेसिबल में, याद रखना है आपको। संजय गांधी बोटेनिकल गार्डन या फिर संजय गांधी यहाँ पे जो है नेशनल पार्क कहाँ पे है? जू जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है पटना में। नेशनल पार्क नहीं, जू। हेडक्वार्टर ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट, तो ये है बिहार शरीफ में, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? तो ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये बना था कब? 1 अप्रैल 1935 को बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु इज़ नोन एज लोकनायक? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो लोकनायक के नाम से जाने जाते थे। द्रोणाचार्य अवार्ड है किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपका खेल से, ऑप्शन नंबर सी गेम से रिलेटेड है। कितने वेदास हैं? आपने बार बार पढ़ा है, 4 वेदा है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद एंड यजुर्वेद। ठीक है। द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, तो ये मैं बार बार बता दिया है मैंने, राजा राम मोहन रॉय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो ये ऑप्शन इसका ए होगा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ पूछे वो भी सेल ही होगा, या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पूछे वो भी सेल ही होगा। सबसे पहले बनता है आपका, कहने का मतलब सेल, ऑर्गेनील्स के बाद सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ये क्रोनोलॉजी है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म जो कि हम सब हैं। ठीक है, क्लियर रहना चाहिए। आइए हम लोग यहाँ पे 23वां क्वेश्चन देखते हैं कि मिनिमम एज फॉर वोटर इन इंडिया ये कितना हो गया? 18। और कितना अमेंडमेंट के तहत हुआ था? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 में हुआ था ये। ठीक है, 18 साल कर दिया गया, पहले 21 वर्ष था। भांगड़ा कहाँ से एसोसिएटेड है? तो ये है पंजाब से। कथक कहाँ से है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। अगर आपको पूछे कि सिल्क सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो गुजरात को। डायमंड सिटी भी गुजरात को, जरूरी नहीं है कि पिंक सिटी ही पूछे, सिल्क सिटी भी पूछ सकता है। ब्लू सिटी, सन सिटी, इसको राजस्थान को, मतलब जोधपुर जहाँ पे राजस्थान में। सूरत को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, मैंने गुजरात बोल दिया क्योंकि गुजरात में ही सूरत है। सिल्क सिटी भागलपुर को भी कहा जाता है। ठीक है। डिब्रूगढ़ टी सिटी ऑफ इंडिया जो है डिब्रूगढ़ है। अगर आपको पूछे डिब्रूगढ़ तो टी सिटी ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो अहमदाबाद। ठीक है। अगर आपसे पूछे सिटी ऑफ नवाब तो वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर आपको पूछे गेटवे ऑफ इंडिया या सिटी ऑफ 7 आइलैंड तो वो है मुंबई में, महाराष्ट्र। ठीक है। और नागपुर जो है सिटी ऑफ ऑरेंज है। और सिटी ऑफ निजाम पूछे तो हैदराबाद। अगर आपसे पूछे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया तो वो कहाँ पे है? झारखंड में, धनबाद, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब क्या? सबसे पहले इंडियन कॉन्टिनेंट पे कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे पहला सूर्य का किरण पड़ता है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का ही राजधानी है ईटानगर, इसीलिए इसको कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। विच इज़ नॉट अ प्राइमरी कलर, तो ग्रीन जो है ये आपका ग्रीन कलर मेड बाय कंबाइनिंग येलो एंड ब्लू, तो ये प्राइमरी कलर नहीं है। रेड, ब्लू और येलो प्राइमरी कलर है। पूछ रहा है नॉट अ प्राइमरी कलर, क्योंकि ग्रीन किससे बनता है? ग्रीन बनता है कंबाइन करने पे येलो और ब्लू को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको ग्रीन मिलेगा। हेंस द राइट ऑप्शन विल बी सी। ये एक प्राइमरी कलर नहीं है, बाकी ये तीनों प्राइमरी कलर है, याद रखना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ठीक है। बिहार दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर ऑन मार्च 22, मार्किंग द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार बंगाल से क्या हुआ था? पृथक हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है। यूनियन कार्बाइड एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश में। और गैस जो रिलीज हुआ था उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट।
गैस का नाम भी याद रखना है। त्रिपुरा का कैपिटल कहाँ पे है, तो अगरतला। अगर आपसे पूछे नागालैंड का तो कोहिमा। राजधानी 28 स्टेट है अभी इंडिया में, याद रखना है। 8 यूनियन टेरिटरी है जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। राज्य कितना है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन याद रखना है 28 स्टेट्स। यूनियन टेरिटरी कितना है, 8 यूनियन टेरिटरी जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। 28 राज्य में नागालैंड भी है। राजस्थान का राजधानी कहाँ पे है, जयपुर। अरुणाचल प्रदेश का कहाँ पे, ईटानगर। सिक्किम का कहाँ पे है, गंगटोक। वेस्ट बंगाल का कहाँ पे है, कोलकाता। अगर आपसे पूछ दे मान लो मेघालय का कहाँ पे है, शिलोंग। मणिपुर का पूछे तो इम्फाल। नॉर्थ ईस्ट का भी सारा आप याद रखोगे, ठीक है। त्रिपुरा का अगरतला। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, यू है एक्वाकल्चर से रिलेटेड। डेयरी किससे रिलेटेड है, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। खोज इसके फादर कौन थे, वर्गीज कुरियन। और सिल्वर रिवॉल्यूशन है पोल्ट्री से रिलेटेड। और नीली क्रांति के जो फादर थे वो कौन थे, अरुण कृष्णन। आगे चलते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट किसके फादर हैं, तो ये हैं आपके सोशियोलॉजी के, समाजशास्त्र के। अगर साइकोलॉजी का पूछे फादर कौन है, तो इसमें विल्हेल्म वुंडटो जो है, विल्हेल्म वुंडट, ठीक है, ये साइकोलॉजी के फादर है। इकोनॉमिक्स के कौन है, एडम स्मिथ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया। फिलॉसफी के कौन है, सोक्रेट्स बोलो, प्लेटो बोलो, या फिर एरिस्टोटल बोलो। एरिस्टोटल जो कि पॉलिटिकल साइंस के भी फादर हैं। कुछ भी पूछ सकता है, मैंने हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। मैं इससे पहले वाले वीडियो में डिटेलिंग कर चुका हूं, तो डेमोक्रेसी इसका राइट आंसर होगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी इस क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ पूरी डिटेल के साथ। एन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ, ये बेस्ड है प्रियम्बल पर। और प्रियम्बल कब अडॉप्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। और इसी में कहा गया था, आपको आपने पढ़ा होगा, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In this constituent assembly, this 26th day of November, in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो इसी पे बेस्ड है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, इसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट के बारे में आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा था, मैंने हर एक वीडियो में बताया है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। पूछे तो जवाब दे देना इसका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ, ये अनुसरण करता है किस संवैधानिक प्रणाली का, तो यूके का, ठीक है। अब देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, ये 42वें संशोधन से इसको क्या गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी को। और इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, 51 का ए, ठीक है। इमरजेंसी कौन स्टेट में प्रोक्लेम कर सकता है, तो प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं स्टेट में। बाकी ये तीनों गलत उत्तर होगा, तो प्रेसिडेंट ध्यान रखना है। राज्यसभा का टेन्योर क्या होता है, तो ये स्थायी होता है, परमानेंट, ठीक है। और अगर आपसे पूछे लोकसभा का तो 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा के मेंबर का तो 6 साल का, और हर 1 तिहाई मेंबर 2 साल पर रिटायर कर जाता है। आगे हम लोग उसको देखेंगे। मनी बिल जो पास होता है राज्यसभा के द्वारा, विद इन कितना दिन के अंदर वो पास हो जाना चाहिए, 14 दिन के अंदर जो है सो लोकसभा से पास हो गया तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा से भी पास होना चाहिए। 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर आफ्टर 2 ईयर, हर 2 साल पे आपका राज्यसभा का मेंबर रिटायर हो जाता है। अगले देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिसाइड्स ओवर, तो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति भी होते हैं और राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, इसीलिए इनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोला जाता है। तो राज्यसभा ऑप्शन सी हो, इसका बी होगा। मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा इज फ्रॉम विच स्टेट, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सीट है। बिहार में कितना है, 40 सीट। अभी अभी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। करंट अफेयर्स थोड़ा आपको ध्यान देना है, छोटा छोटा पॉइंट पूछता है। अगर बंगाल का पूछे तो बंगाल में टोटल 42 सीट है। महाराष्ट्र में पूछे तो टोटल 48 सीट है। अगर आपको आंध्र प्रदेश में पूछे, आंध्र प्रदेश में लोकसभा में 25 सीट है। अगर आपसे असम में पूछे, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, सिर्फ जरूरी तो नहीं है कि आपको मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन पूछे, मिनिमम भी पूछ सकता है। अगर आपसे असम में पूछे तो 14, अगर आपसे गुजरात में पूछे तो गुजरात में आपका हो गया कितना, 26 सीट, सॉरी 26 सीट्स इन गुजरात। झारखंड में पूछे तो झारखंड में भी 14 है, जितना असम में है।
43वां देखते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है, 250, 238 मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट को और ठीक है एंड यूनियन टेरिटरी को, और 12 नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। करंट पोटेंशियल सीटिंग कैपेसिटी अभी क्या है राज्यसभा का, तो 245 है अभी करंट में, और उसमें से 233 जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से है और 12 क्या है अपॉइंटेड हैं। अभी 245 है टोटल राज्यसभा में करंट पोटेंशियल सीटिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 250। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द, किसकी अध्यक्षता में किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा लोकसभा स्पीकर के अध्यक्षता में। जब डेडलॉक का सिचुएशन आ जाता है तो लोकसभा के स्पीकर इसको अध्यक्षता करते हैं इसका, तो लोकसभा स्पीकर विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए बहुत सारे बुक में आपको प्रेसिडेंट दिया हुआ है लेकिन ये तीनों गलत विकल्प है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, लोकसभा स्पीकर। टाइम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, ये 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 सेशन होता है, बजट, मानसून एंड विंटर सेशन, 3 सेशन होता है पार्लियामेंट का। 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीना पे लोकसभा को मिलना है। फंडामेंटल राइट कितना इंश्राइंड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि आर्टिकल 32 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 में है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण 23-24 में है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 29 में है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30 में है, और 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। 22 पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और 25 पार्ट हो गया अभी, लेकिन ऑप्शन में 22 मिले तो 22 पार्ट मानो, 12 शेड्यूल है और 395 आर्टिकल है। फंडामेंटल राइट कितना है, 6। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से, यूएसए से। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए, राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार। ऑप्शन में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं हो, मान लेते हैं अगर लीगल राइट हो तो फिर लीगल राइट पे टिक कर देना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ लीगल भी है तो ज़्यादा सूटेबल आंसर इसका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो ऑप्शन ए पे टिक कर देना है, ये सही होगा इसका। और ये सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, ठीक है, और इसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया पार्ट 12 में राइट टू प्रॉपर्टी को। ये फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन स्टिल इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज अ लीगल राइट, लेकिन ऑप्शन इसका ए होगा। फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड किया जा सकता है कब, तो फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जा सकता है। 3 बार अभी तक आपातकाल लगा है नेशनल इमरजेंसी, और ये आर्टिकल 352 के तहत लगता है। आर्टिकल 356 के तहत आपका स्टेट इमरजेंसी लगता है जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, जो स्टेट में लागू होता है, और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगा है, लेकिन 3 बार नेशनल इमरजेंसी 1962 चाइना इंडो चाइना वार, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार, और 1975 इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम पे जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट भी आया था जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी उस टाइम भी लगा था। तो नेशनल इमरजेंसी 3 बार इंडिया में अभी तक लग चुका है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1789 में, राइट ऑप्शन विल बी डी। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये किया गया था आपका 1969 ईस्वी में, सेकेंड या तृतीय पंचवर्षीय योजना में, मुझे लगता है दूसरा या तीसरा वाला था, तीसरा पंचवर्षीय योजना में आपका प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मैंने बहुत ही डिटेल में जाके आपको सारा क्वेश्चन आपको समझाया है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आपके रिजल्ट से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के कुछ खास टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस यू ऑल।